नाउ स्टार्ट अल्कली मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज में जो नेक्स्ट था हमारा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में हम क्या चेक करेंगे। अब मान लो जो एलिमेंट है वो केवल लिथियम का बना हुआ है, इसमें लिथियम के अलावा कुछ है भी नहीं, कोई दूसरा आयनिक बॉन्ड थोड़े ना बना हुआ है इसके अंदर तो मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है, इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड बना हुआ है। आयनिक बॉन्ड कहाँ है इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड है। सीजियम भी कुछ ऐसा ही होगा, सीजियम के अंदर मेटालिक बॉन्ड होगा। तो तुम जो बोले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सही बोले, लेकिन उससे भी और बेटर बोलना है तो हम बोल सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड। सर सामने वाला समझ जाएगा मेटालिक बॉन्ड क्या कहने का मतलब है, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड थोड़े ना बन रहा है, इसमें तो इसको मेल्ट करना है ना, ये कोई कंपाउंड थोड़े ना बना रहा है आयनिक, ये तो इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड है। तो मेटालिक बॉन्ड इसको मेल्ट करना है, इसको तोड़ना पड़ेगा इसको। तो इसको मेल्ट करना है तो फोर्स ऑफ मतलब अट्रैक्शन देखेंगे या मेटालिक बॉन्ड देखेंगे, बात वही है। हम इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड देखेंगे या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बोले हो, अब पता नहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस मतलब टर्म में बोले हो, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड बोल दोगे तो समझ में आ जाता है कि अब यहां मेटालिक बॉन्ड क्या है, ज्यादा है, यानी ये हार्ड है और ये सॉफ्ट है, इसीलिए इसका एमपीबीपी ज्यादा होगा और इसका एमपीबीपी कम होगा। यानी टॉप टू बॉटम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा। हम रीजन क्या देंगे, मेटालिक बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, तो हम रीजन दे देंगे स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड। अच्छा डेटा वगैरह तो लिखे होंगे, तो डेटा से हमें कोई लेना देना है नहीं, ठीक है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 450, मतलब जो डेटा है 454 केल्विन, 454 केल्विन मतलब कितना, 454 केल्विन मतलब 273 माइनस कर दो तो ये 1 हो जाएगा, और ये हो गया 15, 7 से 14 15 8 और ये 3 2 1 181 डिग्री सेल्सियस हो गया। 181 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी 181 डिग्री सेल्सियस कम हीट। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है मतलब बॉयल करने का, वो है 1615 केल्विन, 1615 केल्विन, बहुत ज्यादा है। और इसका जो है वो है 302 मेल्टिंग पॉइंट, 302 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट, यानी 302 मतलब 302 273 17 2 19 यानी 19 डिग्री सेल्सियस। कहने का मतलब ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में रहेगा। यहाँ 90 डिग्री आ रहा है, लेकिन तुम लोग पढ़े, तुम लोग को मालूम होगा कि जब मैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ा रहा था उसमें सीजियम को बोला था मैंने कि सीजियम रूम टेम्परेचर पे लगभग लिक्विड स्टेट में रहता है। सीजियम, गैलियम, बेरियम, मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में होता ही होता है। सीजियम, बेरियम, गैलियम, मर्क्यूरी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ये लगभग लिक्विड स्टेट में रहते हैं। 29 होगा क्या, अच्छा 27 और 29 डिग्री सही है।
29 डिग्री। तो लगभग ये 29 डिग्री पे मेल्ट होता है, 29 डिग्री पे मेल्ट होगा। इसका मतलब रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री, रूम टेम्परेचर मतलब 25 डिग्री सेल्सियस, और ये 29 डिग्री पे मेल्ट हो जाता है। यानी समर डेज में तो हमारा टेम्परेचर 35-40 के आसपास चला जाता है, यानी उस कंडीशन में ये समर डेज में लिक्विड स्टेट में रहेगा। सीजियम समर के दिनों में ये लिक्विड स्टेट में रहेगा, जबकि ये नहीं रहेगा। तो समर के दिनों में ये लिक्विड स्टेट में रहता है। इन समर डेज इट एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। गैलियम भी रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंसिटी का, फिजिकल प्रॉपर्टी डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया हमारा, डेंसिटी हो गया। तो टॉप टू बॉटम रेडियस हो गया, आयनेशन एंथैल्पी हो गया, मेटालिक बॉन्ड हो गया, सॉफ्टनेस हार्डनेस हो गया, आयोनेशन एंथैल्पी हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर हो गया, बेसिक कैरेक्टर हो गया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हो गया, एसआरपी वैल्यू एसओपी वैल्यू हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है डेंसिटी। डेंसिटी डेंसिटी अगर हम बात करें, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। अच्छा मेरे को ये बताओ कि एटम क्या होता है? स्फेरिकल होता है। एटम जो होते हैं क्या होते हैं? एटम स्फेरिकल होता है। अच्छा, टॉप टू बॉटम रेडियस क्या होगा? बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम रेडियस विल इंक्रीज। अच्छा, जब रेडियस बढ़ेगा और ये स्फीयर होता है तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ये स्फीयर का वॉल्यूम होता है, मैथ में पढ़े हैं। अच्छा, टॉप टू बॉटम रेडियस बढ़ता है, इसका मतलब साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो इसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम भी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम अगर हम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि आर का वैल्यू बढ़ेगा तो उतना ही वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम का वैल्यू होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो वैल्यू टॉप टू बॉटम वॉल्यूम का इंक्रीज होगा, ठीक है। तो टॉप टू बॉटम रेडियस विल बी इंक्रीज, दैट्स व्हाई वॉल्यूम विल आल्सो इंक्रीज। अब हम बात करते हैं मास का। मास, अब टॉप टू बॉटम मास जो होता है वो भी बढ़ता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। तो टॉप टू बॉटम मास जो होता है वो इंक्रीज होता है। टॉप टू बॉटम मास जो होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। तो जब हम वॉल्यूम के बात किए, मास के बात किए, तो अब बात करते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी का, डेंसिटी जो होता है, अब डेंसिटी का मतलब होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी का मतलब होता है डेंस। डेंसिटी का मतलब होता है डेंस। जैसे मान लो यहां पर पॉपुलेशन कम, एरिया में लोग ज्यादा है तो ज्यादा डेंस है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, डेंसिटी इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास के। डेंसिटी जो है, डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, और डेंसिटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है। ऐसे भी समझ में आ रहा है कि मास जितना ज्यादा होगा, अगर हम एक को
एक को वैल्यू को कांस्टेंट कर दे और दूसरे के बारे में सोचे कि जितना ज्यादा मास होगा उतना ही डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंस होगा वो। अच्छा, मास को अगर कांस्टेंट कर दे और वॉल्यूम के बारे में सोचे, वॉल्यूम बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगा। यानी ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और यहां इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब बात ऐसी है कि हम यहां अब डेंसिटी के बारे में नॉलेज देंगे कि डेंसिटी क्या हो रहा है। तो अब हम देखेंगे डेंसिटी यहां क्या हो रहा है। तो हम जब डेंसिटी के बारे में देखेंगे तो डेंसिटी में मास चेक करेंगे। ठीक है, मास टॉप टू बॉटम बढ़ रहा है, तो मास बढ़ रहा है। अच्छा, मास बढ़ने से डेंसिटी बढ़ेगा, नो डाउट, लेकिन केवल एक ही फैक्टर नहीं है, वॉल्यूम भी है, यहां पे वॉल्यूम भी है। अब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ये कैसा हो गया? जब वॉल्यूम बढ़ेगा तो फिर तो ये घटने लगेगा, दोनों बढ़ रहा है, तो इसको बढ़ने से ये बढ़ेगा, हमें कोई प्रॉब्लम, हमें एतराज नहीं है। लेकिन ये बढ़ेगा तो ये तो घटेगा, तो हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? हमारा डिसाइडिंग फैक्टर क्या होगा? तो देखो, इसमें एक ऐसा बोला जाता है कि जो मास का बढ़ने का स्पीड है वो वॉल्यूम के बढ़ने के स्पीड से बहुत ज्यादा है। यानी अगर मास 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो वॉल्यूम केवल 2 ही टाइम्स बढ़ रहा है। मास का बढ़ने का जो स्पीड है वो मान लो 10 टाइम्स है, तो वॉल्यूम का बढ़ने की स्पीड केवल 2 टाइम्स है। यानी हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर जो है वो मास है। यानी हम ये मान के चलते हैं कि मास का बढ़ने का जो स्पीड है यानी फैक्टर है वो वॉल्यूम से कहीं ज्यादा है, इसीलिए इसको बढ़ने से इसको कोई ज्यादा इफेक्ट तो पड़ता है, लेकिन हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर मास निकल के चला आता है। अब मास यहाँ ज्यादा है इसलिए डेंसिटी ज्यादा होता है, लेकिन ये बोलना गलत बात है कि मास बढ़ रहा है इसलिए डेंसिटी बढ़ रहा है। हाँ, ये बोलेंगे कि मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर हमारा मास है, इसका बढ़ने का स्पीड बहुत ज्यादा है, बहुत टाइम्स बढ़ रहा है। जैसे यहां से यहां जाने में लगभग मास जो है 10 टाइम्स बढ़ गया, तो इंटू 10, और यहां से यहां जाने में वॉल्यूम जो है केवल 2 ही टाइम्स बढ़ा, तो कुल मिला के तो ये 5 टाइम्स मिला ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो बढ़ रहा है ना। तो हम ये नहीं बोलेंगे कि मास बढ़ रहा है, टॉप टू बॉटम मास बढ़ रहा है इसलिए डेंसिटी बढ़ेगा, तब तक सामने वाला क्वेश्चन दाग देगा तुमसे कि वॉल्यूम तो बढ़ रहा है, फिर क्या होगा? तो हम बोलेंगे कि मास भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, लेकिन मास को बढ़ने का जो फैक्टर होगा वो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू वॉल्यूम से। ठीक है, इसलिए कुल मिला के डेंसिटी जो है वो मास पे ही चेक किया जाता है, वॉल्यूम पे ही चेक करेंगे, लेकिन डोमिनेटिंग फैक्टर हमारा मास है इसलिए मास बढ़ेगा तो डेंसिटी बढ़ेगा। तो टॉप टू बॉटम डेंसिटी विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डेंसिटी विल बी इंक्रीज, टॉप टू बॉटम डेंसिटी विल बी इंक्रीज। लेकिन ये तो हमें समझ में आ गया कि टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ता है। अब इसमें भी एक लोचा आ गया है बीच में, पोटेशियम इज लाइटर देन सोडियम, potassium is lighter than potassium is lighter than potassium is lighter than sodium, ये ध्यान में रखोगे। अच्छा, रीजन सर ने लिखवाया होगा, रीजन क्या है इसका? जो वॉल्यूम है वो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है, जो वॉल्यूम है इसका वो पीछे जाने का रीजन ये है कि जब यहां से यहां आते हैं साइज में, तो साइज मतलब एक्सेप्शनली इसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जितना नहीं बढ़ना चाहिए था उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी को कम कर देता है। डी ऑर्बिटल्स आ रहा है, के में डी ऑर्बिटल्स है और सोडियम में नहीं है क्या?
इसमें डी ऑर्बिटल्स नहीं है। तो फिर यहाँ डी ऑर्बिटल्स बोलोगे तो फिर यहाँ एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाएगा। तो बोलोगे सर एक अब पहला एलिमेंट आएगा जिसमें डी ऑर्बिटल्स आने वाला होगा, तो यहाँ पर एफ ऑर्बिटल्स भी आ जाएगा। तो हम इसका रीजन ऐसे भी दे सकते हैं कि यहाँ पर पोटेशियम का वॉल्यूम एक्सेप्शनली हाई हो जाता है, इसीलिए इसका डेंसिटी घट जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अब अगर हम बात करें किसका, हाइड्रेशन एनर्जी का। ठीक है, एक ही बार कर बता दे रहा हूं तुम लोगों को ताकि एक्सप्लेन किया हुआ हो पहले ही। अगर हम बात करें लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस और रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, अगर हम पहला बात करें किसका, हाइड्रेशन एनर्जी का। हाइड्रेशन एनर्जी एक्सोथर्मिक होता है, हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, तो हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो जितना साइज छोटा होगा, चाहे केटायन का हो चाहे एनायन का, उतना ही वाटर ज्यादा सराउंडेड होंगे। मोर वाटर सराउंडेड, और जितना ज्यादा सराउंडेड होंगे उतना ही उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि वो परेशान था। तो केमिस्ट्री में चार्ज और स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मैटर करता है। लिथियम परेशान था, इसके ऊपर चार्ज था। वाटर बोला परेशान मत हो, हम पोलर हैं, हमारे पास प्लस और माइनस दोनों है, हम तुम्हें माइनस वाला पार्ट से घेर लेंगे और कुछ टाइम के लिए हम तुम्हें स्टेबिलिटी प्रदान करेंगे। ये खुश हो जाएगा और खुश होके एनर्जी रिलीज कर देगा। क्यों? क्योंकि वाटर में दो पार्ट होता है, एक होता है पार्शियल निगेटिव और एक होता है पार्शियल पॉजिटिव। जब इसको पॉजिटिव था तो निगेटिव वाला पार्ट इसको घेर लेगा, यानी सब निगेटिव अपना इधर मूव कर लेंगे। जितना इसका मतलब डिस्टेंस तक, जितना इसका पावर होगा अट्रैक्ट करने का, उतने डिस्टेंस तक ये घेर लेगा। घेरेगा तो ये बोलेगा मैं थोड़ा सा स्टेबल, मतलब राहत महसूस किया हूं। जैसे ही राहत महसूस करेगा इसका एनर्जी रिलीज हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगा। इसी एनर्जी को हम बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, और ये एक्जो होता है। और ये सीजियम के अंदर, सीजियम का साइज ज्यादा बड़ा है, सीजियम का साइज बड़ा है, इसलिए वाटर का ज्यादा मेला यहां नहीं लगेगा। सीजियम बोलेगा कि हमारे पास उतना शक्ति नहीं है कि हम वाटर को ज्यादा अपने तरफ अट्रैक्ट कर सके। परेशान तो दोनों ही थे, सीजियम ज्यादा वाटर को अपने तरफ घेर नहीं पाएगा, तो मुस्कुराहट तो इसके पास भी आएगी और ये भी हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करेगा ना, ये भी हाइड्रेशन एनर्जी को रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक होगा।
लेकिन अब हमें कंपेयर करना है कि किसने ज्यादा रिलीज किया, तो हम बोलेंगे लिथियम ने ज्यादा रिलीज किया। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहां पर शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, अगर हम बात करें टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी विल बी, टॉप टू बॉटम हाइड्रेशन एनर्जी विल बी डिक्रीज, होगा ना। अब बात करते हैं हाइड्रेटेड रेडियस, ये वाला रेडियस, तो हाइड्रेटेड रेडियस यानी एक्वस लिख के देगा तब हम बात करेंगे। ठीक है, हवा में लिख के देगा तो हम बात हवा में ही करेंगे, मतलब एयर में, मतलब गैसियस स्टेट में। हवा में देगा तो इसका ज्यादा होगा, और एक्वस में देगा तो इसका ज्यादा होगा, मतलब गैसियस फेज में देगा तो टॉप टू बॉटम जो होगा हाइड्रेटेड रेडियस जो होगा वो क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये ज्यादा मेला लगाएगा, ये रेडियस को हम हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं। टॉप टू बॉटम हाइड्रेटेड रेडियस विल बी डिक्रीज। अब हम बात करते हैं मोबिलिटी का। मोबिलिटी यानी पानी के अंदर चलना, तो ये तो घेर लिया है, तो ये तो जल्दी हिलेगा डुलेगा भी नहीं, ये इधर से इधर जल्दी, इधर से इधर थोड़ा आ सकता है, ये जल्दी नहीं आएगा, यानी मोबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। मोबिलिटी यानी विचरण करना, ये जल्दी विचरण नहीं करेगा, जबकि ये जल्दी जल्दी इधर से उधर इसका आना जाना जल्दी जल्दी लगा रहेगा। ठीक है, इनका आना जाना, क्योंकि इनकी आदत है आने जाने की, ये रोज आते हैं रोज जाते हैं, तो ये इनका आना जाना लगा रहेगा, इसलिए इनमें मोबिलिटी ज्यादा होगी। और जब इनकी आना जाना ज्यादा रहेगा तो ये करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे, यानी इसमें कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, यानी हम इसमें बात करेंगे कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के बारे में बात करें तो टॉप टू बॉटम कंडक्टिविटी यानी बोलेगा हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है, हम जल्दी जल्दी करंट को कैरी कर सकते हैं, ये बोलेगा हमसे हम ज्यादा आना जाना नहीं लगा रहता है हमारा, क्योंकि हमको वाटर घेर के रखे हैं, तो इसका कंडक्टिविटी भी ज्यादा होगा। तो कंडक्टिविटी विल बी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेटेड रेडियस, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लैटिस एनर्जी। हालांकि लैटिस एनर्जी से कोई लेना देना नहीं है, लैटिस एनर्जी। तो लैटिस एनर्जी मैं बता दिया हूं कैसे निकालना है। पहले चार्ज, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, माइनस के Q1 Q2 अपॉन आर। तो चार्ज पहले देखना है, Q1 Q2 का वैल्यू देखना है, फिर क्या देखना है, साइज, साइज छोटा होना चाहिए, तो लैटिस क्या होता है, ज्यादा होता है। ठीक है, अच्छा फ्लेम टेस्ट। अच्छा ये बताओ मेरे को, ये जो है अल्कली मेटल, ये पैरामैग्नेटिक होंगे या डाईमैग्नेटिक होंगे, पैरा होंगे या डाई होंगे, क्या होंगे, कोई पैरा बोल रहा है कोई डाई होगा। लिथियम 1s2 ये पैरा है कि डाई है, सोडियम 1s2 2s2 2p6 ये क्या है, डाई मैग्नेटिक है। ये मत सोचना कलर दिखाता है, ये फ्लेम टेस्ट मत सोच लेना कि फ्लेम टेस्ट दे रहा है, फ्लेम टेस्ट अलग चीज होता है। तो लिख लेना ये डाई मैग्नेटिक है, डाई मैग्नेटिक है, क्यों, क्योंकि इसमें सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, पेयर्ड है। तो दिस वन इज डाई मैग्नेटिक। पेयर मैग्नेटिक मत बोलो तन्या, तनाया।
मास से यू सेड मास एंड वॉल्यूम रेशियो अप टू, मैं एक एग्जांपल लिया 5 मास रिलेशन की, हाँ एक मैं रेशियो बोल रहा हूं कि मास जो है वो टॉप टू बॉटम मास जो हमारा डोमिनेटिंग फैक्टर है, LIF और CSI विच हैज मोर सोलुबल इन वाटर। इस दोनों में, अब CSI में और LIF में लिथियम फ्लोराइड बहुत कम सोलुबल होता है, उसमें लैटिस एनर्जी ना बहुत भर भर के होता है लिथियम फ्लोराइड में, मोर सोलुबल CSI हो जाएगा पार्थ। लिथियम फ्लोराइड में और CSI में ज़्यादा सोलुबल CSI होगा, क्योंकि लिथियम फ्लोराइड में लैटिस एनर्जी बहुत हाई होता है, वो नहीं के बराबर सोलुबल होता है। सोलुबिलिटी देखना है तो कैसे देखेंगे, लैटिस एनर्जी पे देखेंगे और हाइड्रेशन एनर्जी पे, ठीक है। और ट्रिक मैंने बताया ना वहां पे अल्कली मेटल बॉन्डिंग में, ट्रिक थोड़ा बहुत बताया हूं, थोड़ा बहुत क्या मतलब पूरा लिखवाया हूं। चलो फ्लेम टेस्ट तो याद है। अच्छा यहां पर, हाँ किसी ने बोला कि सर यहां पर क्या होगा, यहां पर ये पैरा है, डाई है, हाँ, और ऐसे पैरा होगा, होगा ना, ऐसे पैरा होगा, यहां पर क्या है, डाई है, इसको हटा दो अगर तो ये डाई हो जाएगा, डायमंड, इसलिए तो कलर देता है पैरा, वो उसके इलेक्ट्रॉन जम मारते हैं ना, इसलिए वो फ्लेम टेस्ट देता है कलर। अच्छा कलर याद है ना तुम लोगों को, कलर याद है ना, तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, अब हमारा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सब हो गया, हाइड्रेशन एनर्जी सब हो गया। चलो फ्लेम टेस्ट तो तुम लोग को याद ही है। चलो वॉल्यूम निकालो तो एक बार, वॉल्यूम 1 निकालो। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के पहले थोड़ा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके लिए ट्रिक तो बताया था मैंने कि जिसका रेडियस का डिफरेंस ज्यादा है, तो ट्रिक सॉल्युबिलिटी का थोड़ा बहुत बताया था, लेकिन उसमें इतना एक्सेप्शन है कि ट्रिक भी काम नहीं करता है। ट्रिक लेकिन बताया था, साइज डिफरेंस बराबर है, तो अल्कली मेटल निकालना, इसके बाद क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के बाद अल्कली मेटल है। हम आएंगे पहले क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि देखते हैं फिजिकल में कितना हमने पैचअप किया है। पेज नंबर निकालो 109, 109 पर पूरा क्या है आपका शॉर्ट सिनॉप्सिस दिया है, बराबर है क्या, फ्लेम टेस्ट होगा दिया है, तो सब अब या तो होमवर्क करो आप, फिजिकल प्रॉपर्टीज असाइनमेंट लिख लो आप, क्योंकि ट्रैक 2 का भी पेपर होगा, अभी नहीं होगा लेकिन होता है, ठीक है, तो पहले से तैयार रखो। और जब हम केमिकल रिएक्शन में जाएंगे थोड़ा सा रिएक्शन को, तो ये हमारा जो अभी तक जितना पढ़ाया ये पीरियोडिक टेबल से लेके और केमिकल बॉन्डिंग तक हमारा इसमें लिमिट है, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज चाहे तुम कोई सा भी ग्रुप पढ़ लो, फिजिकल प्रॉपर्टीज में लगभग पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग हो जाता है, उतना में उतना हम जानते हैं, तो आपको किसी भी ग्रुप में फिजिकल प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब रहा बात केमिकल प्रॉपर्टीज का, तो रटना है, वो रिएक्शन है वो रटना ही पड़ेगा। तो अभी आप क्या करो, पेज नंबर निकालो 113, 113, पेज नंबर 113, ठीक है। लेवल 1 में क्लास वर्क है,
क्लास वर्क में 1 से लेके 17 तक, 1 to 17, पहले इसको बना लो, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज में हम एंट्री मारेंगे। फिर पेज नंबर 115 पर लेवल 1 में होमवर्क में 1 से लेके और 19 तक, 1 to 19, ठीक है। फिर पेज नंबर 116 पर लेवल 2 पर क्लास वर्क में 1 to 12 और पेज नंबर यहीं पर 117, पेज नंबर 117 पर लेवल 2 में केमिकल और फिजिकल दोनों हैं, तो 1 to 3। अच्छा, एक चीज और है, एक छूट गया मेरे से, डेंसिटी में लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये इतने डेंसिटी इनके कम होते हैं जो पानी के ऊपर भी फ्लोट करते हैं। तो लिख लेना, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसे होते हैं। एक चीज और छूटा हुआ है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, इनका डेंसिटी जो होता है, डेंसिटी पानी से कम होता है, इसीलिए पानी के ऊपर फ्लोट करते हैं, इसलिए पानी के ऊपर ये फ्लोट करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, छूट गया है, ध्यान देना, सीजियम और पोटेशियम को हम सोलर सिस्टम में, सोलर पैनल में यूज करते हैं, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। जो इनके इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हम सोलर जो सिस्टम, बैटरी जो चार्ज करते हैं, तो इनको इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट आउट करने के लिए हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। जब इस पे लाइट पड़ता है तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकल जाते हैं। तो वैसे में सीजियम और पोटेशियम को सोलर सिस्टम में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। फ्लेम टेस्ट के लिए, फ्लेम टेस्ट याद हो जाता है ज्यादा, वो फ्लेम टेस्ट जो है ना, फ्लेम टेस्ट के लिए कोई ट्रिक बना भी सकते हो, वो नहीं है, और नहीं तो फोटो खींच के याद कर लो। देखो ये है, फोटो खींच लो, उसके बाद याद कर लो ये कलर कैसा है, ये कलर से थोड़ा बहुत याद रहेगा कौन कैसा है। क्रीमेंसन रेड, गोल्डन येलो, पेल येलो, रेड वायलेट, वायलेट मतलब ब्लू कलर है वो। तो यहाँ पर देख सकते हो कि कौन किस कलर का है, कलर से थोड़ा बहुत याद कर सकते हो। तो लेवल 2 में हम 117 पर थे, तो 1 2 3, उसके बाद अच्छा, एक चीज और ध्यान देना, हालांकि इसको बाद में भी बताऊंगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक तुम लोगों को ट्रिक बताया था ना मैंने, O2 -2 और O2 -1, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, और O2, देखो इसको MOT में हम पढ़ाएंगे, तो ज्यादा इस पर विशेष फोकस नहीं करना है, हम इसको MOT में टीच करेंगे। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन। अब एक चीज, हालांकि MOT में बताएंगे हम, ठीक है, अगर 14 इलेक्ट्रॉन रहता है तो बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो 3 होगा, और 15 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 होगा। इससे पहले वाला ही बताऊंगा, लेकिन अभी ज्यादा 14 वाला ही लिखवा दे रहा हूं। 16 इलेक्ट्रॉन है तो 2.5 कम करते जाना है, और 17 है तो 1.5, और 18 है तो 1, 19 है तो
अब 19 पे तो होगा नहीं, 0.5 लिख दे रहे हैं, 20 है तो ये 0। अब ये एमओटी में आएगा क्योंकि एमओटी हम 20 तक पढ़ते हैं। अच्छा, पैरा और डाई का देखो क्या हिसाब किताब है। अगर 10 इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, 12 इलेक्ट्रॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है, 14 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 19 इलेक्ट्रॉन है और 20 इलेक्ट्रॉन है। हम 10 से क्यों लिखवाए, उसके पीछे लॉजिक है, उससे पहले हम आसानी से चेक कर लेते हैं। अब देखो, जहां इवन ऑड है, ऑड को बोलना है अनपेयर्ड, अनपेयर्ड बोले तो पैरा, और जहां इवन है उसको बोलना है डाई, ऑड पैरा, ठीक है। इवन, इवन डाई, इवन डाई, ऑड पैरा, इवन डाई, ऑड पैरा, इवन डाई, ऑड पैरा, तो याद रहता है इवन डाई। लेकिन दो जगह उल्टा बोलना है। कहां कहां, एक 10 पे और एक 16 पे। जब जब 10 और 16 आए वहां उल्टा नाम लेना है, डाई को पैरा बोल देना है। अब देखो इसमें 16 है तो 16 जो है वो डाई होना चाहिए था लेकिन होता है पैरा। इसको हम एमओटी में एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। दिस वन इज पैरा। 18 है, इस पे कोई एक्सेप्शन है, 18 पे डाई होगा ये, 17 पे पैरा होगा ये। हम एमओटी में इसको एक्सप्लेन करेंगे। इसको ट्रिक लिख लेना। नहीं, 14 से पहले भी ट्रिक है, लेकिन 14 से पहले ट्रिक जो है वो मैं इसलिए नहीं बता रहा हूं कि मैं खुद लेवल एमओटी में बताऊंगा। एक्चुअली एमओटी में मैं पहाड़ बनाऊंगा। यहां होता है 0, 2, 4, 6, 8, 14 और 20। ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन है। और यहां लिखना आपको 0, 0, 0 और 0। यहां लिखना है 1, 1 और यहां लिखना है 3। ये बॉन्ड ऑर्डर है जो स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है। अच्छा, एक चीज और है, जब नीचे जाओगे तो 0.5 का डिक्रीज करना, और जब ऊपर जाओगे तो 0.5 बढ़ा देना। अब इसे मान लो 13 का चाहिए तो 13 यहां है तो इसमें से 0.5 माइनस कर देना, 2.5 हो जाएगा। चाहे इधर से जाओगे ना तो बढ़ाते चले जाना, तो ऊपर से नीचे आओगे तो घटा देना। यही उसका ट्रिक है। ये बताएंगे हम एमओटी में, और जानने की जरूरत नहीं है। और ये डाई और पैरा का ट्रिक है, ये डाई और पैरा का ट्रिक है, तो ये भी हम एमओटी में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। कौन डाई है कौन पैरा, क्यों है। ये इतना फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसके लिए ट्रिक बना के रखा हुआ है कि आसानी से बिना पेन चलाए हमारा बहुत हाईली क्वेश्चन पूछा जाता है एमओटी से। हर साल आना मस्ट है इसमें से, यानी एमओटी से क्वेश्चन का मुलाकात तुम्हें होना जरूरी है। और उसमें से बॉन्ड ऑर्डर पूछा जाता है और पैरा डाई पूछा जाता है, इसलिए ट्रिक आसानी से निकल जाता है। ये बाद में समझाएंगे, यहाँ पर अभी लिख लेना। और यहाँ पर अगर आता है तो आसानी से तुम निकाल भी सकते हो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि N2 क्या है, डाई है कि पैरा है कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, N2 माइनस क्या है, Cn क्या है, Cn माइनस क्या है, Cn प्लस क्या है, सब एमओटी में पढ़ेंगे। तो अभी तुम निकाल भी सकते हो कि बॉन्ड ऑर्डर क्या है, ठीक है। ओके, चलो इसको होमवर्क बना लेना। लेवल 2 तक ही रह गया मेरा होमवर्क, लेवल 3 में हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, लेवल 3 का भी क्वेश्चन चुन चुन के बना लेना जो अभी तक टीच कर चुके हैं, मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल प्रॉपर्टीज पे आएंगे और वहां पर हम फिर से रिएक्शन वगैरह देखेंगे। तो सोल्वे प्रोसेस से, या पहले केमिकल रिएक्शन देखे फिर सोल्वे प्रोसेस वगैरह हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो उसको बना लेना आप। ठीक है, तो ये जल्दी खत्म हो जाता है लगभग। अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जल्दी खत्म हो जाता है, क्यों, क्योंकि इसी के जैसा वो भी है, बस केमिकल रह गया। ओके, तो होमवर्क बना लेना थोड़ा। ओके, थैंक्स टू ऑल।